सब लोग पहले कागज पेन निकालो। ओके। सब लोग का मतलब सब लोग, जल्दी वैल्यू पूछेंगे सबसे। निकल गया? यस सर। अकेले तुम्हारा ही निकला? और सब भाई जल्दी बताओ। यस अपनी सर। रखिए पेन कॉपी। यस सर। समय नहीं है। निकल गया सर। अब लिखो, सबसे पहली लाइन में लिखो आई बराबर 0। क्या लिखोगे? आई नोट बराबर 0। नोट पैड खोल कर तुम भी लिखते जाओ साथ में। किधर नहीं होगी क्या? चलो ठीक है, हमने लिखा आई इक्वल्स टू 0। ठीक, इसका दूसरे डेस्कटॉप में खोल लेंगे तो हमने लिखा आई इक्वल्स टू 0। आई इक्वल्स टू 0, क्या आई इक्वल्स टू 0 आई इज लेस देन 3 से, मतलब ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है सर। ट्रू है, तो हमारी लूप आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो लूप जब आगे बढ़ेगी तो पहले आई प्लस प्लस इवेल्युएट होगा कि जो हमारी दूसरी फॉर लूप है वो चलेगी? सर दूसरी फॉर लूप। दूसरी फॉर लूप चलेगी। जो हमारा आई प्लस प्लस है वो जब इस फॉर लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ है, कौन सी फॉर लूप के अंदर? जो फॉर लूप है हमारी लाइन नंबर 6 पे, जो भी इस फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है वो चल जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये आई प्लस प्लस वाला सेगमेंट है, जो भी हमारा इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन वाला सेगमेंट होता है, वो तब चलेगा जब हमारा जो अंदर का ये जितना भी माल मसाला है सब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब। ठीक, आई इक्वल्स टू 0 हमने बोला, आई 3 से छोटा है तो हम जाएंगे नीचे वाली लूप में, और नीचे वाली लूप हमसे क्या कह रही है कि भैया जे की वैल्यू है 0 और जे है वो भी 3 से छोटा है। छोटा है। ठीक, तो अब जे प्लस प्लस चलेगा कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो चलेगा? सर जल्दी बताओ। पहले चलेगा हाँ, बाद में जे प्लस चलेगा। जे प्लस प्लस बाद में चलेगा। क्यों बाद में चलेगा? क्योंकि अभी हमने बताया कि जो इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन होता है वो जब लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद हमारा ये जो इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन वाला पार्ट होता है वो चलता है। ठीक है, तो पहले हमारा जो अंदर का ये जो भी लिखा हुआ है वो सब चलेगा। ठीक, अब जब हमारी ये कंडीशन ट्रू, अच्छे से चलाएगा। हाँ, हमारी ये कंडीशन ट्रू, आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन 3। फिर हम दूसरी लूप में आ गए, जे इक्वल टू 0 जे इज लेस देन 3। ये कंडीशन भी ट्रू, तो हम इस लूप के अंदर आ गए। अब इस लूप के अंदर हो क्या रहा है? हम कह रहे हैं कि ए आई जे, आई की वैल्यू क्या है अभी? 0। 0। जे की वैल्यू क्या है अभी? 0। 0। तो ए 0 0 में हमने क्या स्टोर करा दिया? टी की वैल्यू कितनी है? 76। 76। तो अब हमारे पास जो हमारी एरे थी उसमें जीरोस लोकेशन पे क्या स्टोर हो गया? 76। 76। अब इस वाली लाइन के बाद लाइन नंबर 10, ये तो लाइन नंबर 10 में हमने A00 में 76 स्टोर कराया। लाइन नंबर 10 के बाद लाइन नंबर 11 पे क्या लिखा हुआ है? प्लस टी प्लस 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 77। टी प्लस प्लस, मतलब टी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 77। 7। 77। अब जब इस फॉर लूप के अंदर वाला कर्सर दिख रहा है ना मेरा? दिख रहा है सर। हाँ, जब इस फॉर लूप के अंदर वाला ये मटेरियल चल गया पूरा, ठीक, जब इस फॉर लूप के अंदर वाला ये वाला मटेरियल चल गया, अब हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? जे प्लस प्लस। आया समझ में? यस सर। क्योंकि ये जो था हमारा ये इस वाली फॉर लूप के अंदर है, तो इस वाली फॉर लूप में पहले एक कंडीशन चली। कौन सी कंडीशन? कि जे की भैया वैल्यू 0 है, 0 3 से छोटा है, तो ये काम हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम जे की वैल्यू में इंक्रीमेंटेशन है डिक्रीमेंटेशन है वो करेंगे। तो हमारी अब जे की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। जे की वैल्यू हो गई हमारी 1, और 1 3 से छोटा है कि नहीं है? है ट्रू होगा है। वो।
है ट्रू होगा तो फिर से हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे, और इस लूप में अब क्या दिख रहा है हमको, हमको फिर से मिल रहा है ए आई जे। आई की वैल्यू कितनी है अभी? जीरो। अभी जीरो जीरो। और जे की कितनी हो गई? वन। 1। और टी की वैल्यू कितनी है अब? 77। 77। और जैसे ही हम 10 वाली लाइन एग्जीक्यूट करके लाइन नंबर 11 पे जाएंगे तो टी की वैल्यू 78। 78। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? अब जे की वैल्यू 2 के लिए मतलब इतना समझ में आ गया। अब जे की वैल्यू 2 हम अपने आप ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जे की वैल्यू 2 3, लेकिन तब भी तुम लोग मतलब बोलते जाओ अपने मुंह में। कितनी हो गई वैल्यू? 78। और यहाँ पे टी हो गया 79। ठीक है। अब यहाँ पे अब इसके बाद जब हमारी ये लूप 3 बार चल गई, 3 बार चली कि नहीं चली? j इक्वल टू 0 के लिए चली, फिर j इक्वल टू 1 के लिए चली, फिर j इक्वल टू 2 के लिए चली। अब हमारे j की वैल्यू कितनी है? 3। हमने कह दिया j इक्वल टू 3 और j इज लेस देन 3। क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? कंडीशन नो सर। फॉल्स कंडीशन। तो लूप यहाँ पे हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। कौन सी लूप टर्मिनेट होगी? जे वाली, जो हमारी सेकंड लूप है वो टर्मिनेट हो गई। ठीक है, जे वाली जो हमारी सेकंड लूप थी वो टर्मिनेट हो गई। कितनी बार चल के? 3 बार चल के। अब जब ये वाली लूप हमारी टर्मिनेट हो गई तो ये वाली लूप देखो किसके अंदर लिखी है? जो जे वाली लूप है हमारी वो लिखी है आई वाली लूप के अंदर। तो मतलब आई वाली लूप के अंदर जो भी था वो हमने इस लूप के अकॉर्डिंग चला लिया। अब आई वाली लूप में अब क्या होगा? अब आई वाली लूप में होगा अपडेशन। क्यों? क्योंकि जो पहले अंदर लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अपडेशन होता है इन फॉर लूप। तो अब होगा आई वाली लूप का अपडेशन, और अपडेशन होने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी अब 1। ये फिर से जो इनिशियलाइजेशन वाला है वो नहीं चलेगा। जे में भी देखो इनिशियलाइजेशन वाला नहीं चल रहा था, सिर्फ एक बार इनिशियलाइजेशन हुआ कि जे बराबर 0, जो कि एक बार लूप के लिए हमारा चल गया। लेकिन जैसे ही दूसरी बार आए तो जे की वैल्यू 1, फिर जब तीसरी बार आए तो जे की वैल्यू 2। अब ऐसे ही आई में जब पहली बार थे तो आई की वैल्यू थी 0। अब जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जब ये अंदर वाली लूप चल जाएगी 3 बार, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब आई 3 से छोटा है कि नहीं है? छोटा है। तो अब जब ये देखो, अब ये वाली लूप है हमारी वो दूसरी बार चल रही है। पहले आई बराबर 0 के लिए चली, अब ये जो वाली लूप है हमारी आई बराबर 1 के लिए चलेगी। तो आई बराबर 1 के लिए जो हमारी लूप है उसके लिए जो हमारी जे वाली लूप है वो सेम पैटर्न रिपीट करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि ये इसके अंदर लिखी हुई है। ध्यान से समझना। अभी हमारी आई वाली लूप हमारी टर्मिनेट नहीं हुई है। आई वाली लूप हमारी होगी थोड़ी देर बाद टर्मिनेट, लेकिन जे वाली लूप हमारी एक बार टर्मिनेट हो चुकी है। अब वो आई के अकॉर्डिंग फिर से चलेगी दोबारा। आ रहा है समझ में? यस यस सर। सबको Yes, आ रहा sir. है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। चलो, तो आई वाली लूप हमारी चल चुकी, आई की वैल्यू 1, आई लेस देन 3 ट्रू है। तो फिर से इस वाली लूप को फिर शुरुआत से शुरू करेंगे। शुरुआत से शुरू करने का मतलब जे की वैल्यू फिर से 0, क्योंकि ये वाली लूप हमारी फिर से चल रही है। आई वाली हमारी फिर से नहीं चल रही, याद रखना। आई वाली हमारी उसी में इंक्रीमेंटेशन हो रहा है। आई की वैल्यू पहले 0, फिर आई की वैल्यू 1, जैसे जे की वैल्यू 0 फिर 1 फिर 2। जे की वैल्यू 0 बार बार हम लोग नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके से आई की वैल्यू 0 फिर 1, लेकिन अब उस आई के लिए, आई बराबर 1 के लिए जो हमारी जे वाली लूप है ये फिर से चलेगी दोबारा से। तो इसमें अब जे की वैल्यू फिर से क्या इनिशियलाइज होगी? 0। तो जे की वैल्यू 0। सर जे, हाँ बोलो। सर आई के लिए जे क्यों चलेगी दोबारा? आई के लिए जे क्यों चलेगी दोबारा? क्योंकि जो जे है वो आई के अंदर लिखा हुआ है, और हमारी जे एक बार टर्मिनेट हो चुकी है। चल के देखो हमारी कंडीशन क्योंकि क्या हो चुकी थी? फॉल्स। जे इक्वल टू 3, जे इज लेस देन 3, हमारी लूप वहाँ पे टर्मिनेट हो गई क्योंकि हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल है वो फिर से वहीं पे जंप कर जाएगा जहाँ से वो जे पे आया था। और जे से वो कहाँ पे आया था? इस वाले स्टेटमेंट से। यहाँ देखो ध्यान से, आई इज लेस देन 3। जैसे ही आई इज लेस देन 3 हुआ, हमारा कंट्रोल किस पे चला गया? जे वाली लूप पे। और जैसे ही जे वाली लूप से हमारा कंट्रोल खत्म हुआ, वो कहाँ पे जंप करेगा? जो इसके नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है? आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस।
आए समझ में? तो आई प्लस प्लस के बाद हमारी लूप कहाँ पे पहुंच गई, जो टोटल लूप है हमारी आई इक्वल टू 1 पे, क्योंकि आई प्लस प्लस हमारा रन कर गया जे के टर्मिनेट होने के बाद। ओके सर। आया ना? यस सर। सबको आ रहा है कि नहीं? यस सर। बड़ी मरी मरी सी आवाज है। यस सर। सर हाँ सर थोड़ा सा स्टार्ट से बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। यार स्टार्ट से तो रिकॉर्ड सर हो रहा है, आपकी वीडियो वॉइस यूट्यूब पे देख लेना। सर आपकी वॉइस ब्रेक होकर आ रही है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। सबके लिए ब्रेक हो रही है कि तुम्हारे लिए अकेले? नो सर। यस सर। नो सर। क्लियर आ रही है यार, तुम रिकनेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर j बराबर 0 के लिए फिर से चलेगा, j इज लेस देन 3। फिर j इक्वल टू 1 के लिए चलेगा है, और j इज लेस देन 3 ये भी ट्रू है। अच्छा, अब इस कंडीशन में i की वैल्यू क्या होगी? अब हमारा जो यहाँ पे देखो ये 10th लाइन में क्या लिखा हुआ, a i j बराबर t। तो i की वैल्यू अब क्या है? 1 1। और j की वैल्यू अब क्या है? 0। 0। चलो अच्छा, जीरो। एक और चीज़ साथ साथ में बनाते चले तो समझ में आएगा तुम लोगों को। ये है हमारी लूप, इसको मतलब इमेजिन कर लो, ये हमारा जीरोथ एलिमेंट, ये हमारा 0 एलिमेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद 0 के बाद कौन सा आता है? 0 के बाद 01 0 1, उसके बाद 0 2, ठीक। 02 और इधर कौन सा आएगा? 0 के नीचे कौन सा आएगा? 10 1 0 1 0। और 1 0 के नीचे 2 1 0 1 20 2 0। और 1 0 के 10 बगल में, सॉरी 1 1 1 0 के बगल में 1 1, और 1 1 के बगल में 1 2, और 2 0 के बगल में 2 1, और 2 1 के बगल में 2 2। 2 2 2 2 ये दिख रही है 3x3 की मैट्रिक्स? एक लाइन दिख रही है सर आगे वाली। ठीक है, अब इसमें हम कर देंगे वैल्यू फीड। क्या वैल्यू फीड कर देंगे? 0 0 पे क्या वैल्यू आई है देखो, a 0 0 पे क्या वैल्यू है? 76। हैं, सही बता। अरे 76 भाई, का है तुम परेशान हो? 77 77। और 0 2 पे क्या वैल्यू चली गई? 78। 78 अब जब हम 1 0 पे आए, जब देखो अब हम आ गए किस पे? 1 0 पे। जे की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 79, क्योंकि जब t हमारा लास्ट टाइम था तो t की वैल्यू कितनी थी? 79। 79 इसकी वैल्यू हो गई 79, और t हमारा हो गया 80। 80 हाँ, यहाँ पे आओ। ए, अब बताओ आई की वैल्यू 1 1, जे की 1, तो ये कितना हो गया? 80। 80 और टी की वैल्यू 1 81 81। तो अब हम बाकी जो है समझ रहे हो ना कि कैसे लूप चलेगा। तो ये 81। हो गया हमारा 79, ये हो गया हमारा 80, और ये हो गया हमारा 81। और जब इसके नीचे और आएंगे तो 81 जो हमारा 2 0 पे वैल्यू आएगी वो आएगी 82, यहाँ पे आएगी 83, और यहाँ पे आएगी हमारी 84। अब अगर हम इनमें से क्या हटा दें, अगर हम ये वाले नंबर सारे हटा दें तो देखो तुमको 84। दिखेगी एक 3x3 की मैट्रिक्स, जो कि अभी हम लोगों ने बनाई है। दिख रही है 3x3 की मैट्रिक्स? यस सर। यस सर यस सर। समझ में आ गया 2D मैट्रिक्स में हम वैल्यू किस तरीके से स्टोर करते हैं? यस सर हेलो, सभी पूछ रहे हैं? यस सर। आया ना? आगे बढ़े अब? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है किसी का? अच्छा 76 का वो बताओ एड्रेस जल्दी। 00 80 का 80 का एड्रेस 80 का एड्रेस
वन 1 2 वन वन, अरे 1 1 80 का 1 1 और 84 का 2 2 टू टू हाँ, ये क्या है, इनको मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है? इंडेक्स डायगोनल। मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है? 76, 80 और 84 को क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल। हाँ, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और क्या टर्मिनोलॉजी होती है इसमें? हाँ, इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस पढ़ा है। सर हाँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब यस सर। नीचे वाले एलिमेंट 0 ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे। डायगोनल के नीचे के वाह। एलिमेंट 0 होते हैं। हाँ, हाँ, और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट हमारे क्या होंगे? 0। तो इसमें 2D में पता है प्रोग्राम कैसे आएंगे? तुमसे कह देगा कि जो भी हमारे तुमको एक मैट्रिक्स दे देगा, पहले कहेगा कि ये मैट्रिक्स है, तुम्हें इसमें वैल्यू फीड करानी है। जब वैल्यू तुम फीड करा दोगे तो कहेगा अब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनके हमें सम निकाल के बताओ। तो सम कैसे निकालोगे? बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। हां ए 0 0 प्लस ए 1 1 ये 1 1 प्लस ए ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट्स के सम, ठीक है। ऐसे ही करके और भी हो, तो मैं मतलब 2D मैट्रिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रिंट कराओ, या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रिंट कराओ, या फिर कह देंगे कि एलिमेंट्स को स्वैप कर दो, मतलब एलिमेंट्स जो है। अच्छा, स्वैपिंग पढ़ा दी गई कि नहीं? मतलब दो वेरिएबल्स Yes, की sir. वैल्यू चेंज कर दें, यस सर। पढ़ाई है? दो मैट्रिक्स भी होते हैं ना, क्या कहते हैं? बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। हाँ हाँ, ट्रेस, सही बोला। तो उसमें लेकिन कंप्यूटर में वो मैथ्स की भाषा में नहीं आएगा, उसमें यही आएगा, मतलब मोस्टली यही आता है कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसमें बोले, ठीक। और क्या होता है 2D मैट्रिक्स में? तो बेसिकली समझ में आ गया कि 2D मैट्रिक्स हमारी ऑपरेट किस तरीके से करती है और वैल्यू किस तरीके से उसमें फीड होती है। अब तुम्हें जब ये पता है कि हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे, ये जो हमारी ये लूप की 2 लाइनें लिखी हुई है ना, लाइन नंबर 6 7 8 9, इन लाइनों की मदद से 2 लूप लगा के तुम कोई भी 2D मैट्रिक्स को एक्सेस कर सकते हो। और जब तुमने एक बार मैट्रिक्स को एक्सेस कर लिया तो उसके अंदर जो भी मैनिपुलेशन है बहुत आसान हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो अच्छा, एक प्रोग्राम करवाते हैं। अरे अब आ जाएगा मेरे पास। एक प्रोग्राम करवाते हैं स्टार प्रिंट, पैटर्न प्रिंट करने वाला। काफ़ी लोगों ने किया भी है, हमको करना है ये पैटर्न प्रिंट। बताओ कर लोगे कि नहीं? यस सर। पैटर्न प्रिंटिंग का अलग बनाऊंगा एक सेशन, उसमें बता दूंगा। अरे 2D पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ समझ में भी आ जाएगा ना। चलो ठीक है। ठीक है, तो देखो इसको आप 2D मैट्रिक्स की तरह विजुलाइज करते हैं। अभी ये नीचे की 2 लाइनें हैं, इसको हम 3x3 के उसमें देखें तो देखो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये है हमारा 0 से 0 वाला इंडेक्स। ध्यान से देखो, ऊपर वाली मैट्रिक्स से इसको विजुलाइज करो। कर पा रहे हो? सही बताओ सर। सर करना क्या है? इसको विजुलाइज करो एज अ मैट्रिक्स। और कैसे करोगे वो हम बता रहे हैं। जो भी ये वाला स्टार है जो हमने पॉइंट जीरो इंडेक्स पे, जहाँ पे हमारा 77 है वहाँ पे हमने कर दिया एक स्पेस, ब्लैंक करेक्टर। जहाँ पे 78 है वहाँ भी हमने कर दिया एक स्पेस। फिर आ जाओ नीचे वाली लाइन में, जहाँ पे 10 है हमने कर दिया, जहाँ पे 79 है मतलब 10 इंडेक्स जो है हमने वहाँ पे एक और स्टार कर दिया। 80 जहाँ पे हमने वहाँ पे एक और स्टार कर दिया। लेकिन जहाँ पे 81 है हमने वहाँ पे फिर से स्पेस कर दिया। फिर 82, 83, 84 यहाँ पे हमने कहीं भी स्पेस नहीं किया। मतलब ये हमारी 3x3 की एक मैट्रिक्स है। देखो कहाँ से कहाँ तक, ये
लेकिन जो 3 एलिमेंट है, एक यहाँ वाला एलिमेंट जहाँ हम कर्सर अभी रखे हुए हैं, ठीक है, जहाँ कर्सर हम रखे हुए हैं, यहाँ वाला एलिमेंट, यहाँ वाला एलिमेंट और यहाँ वाला एलिमेंट क्या है हमारा, स्पेस है, कुछ नहीं है, नल वॉइड शून्य बटे सन्नाटा। तो अब दिख रही है मैट्रिक्स है कि नहीं है? It's a lower triangle matrix. हाँ समझ लो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन हमने जीरो भी नहीं प्रिंट करा, हम कह रहे हैं हम कुछ नहीं करा रहे हैं इसमें, ठीक है। अब दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। दिख सर तो अभी पैटर्न कैसे प्रिंट करेंगे, आता है किसी को प्रोग्राम? चलो ये तुम लोगों का होमवर्क सर। है अच्छा। सोच के आना, मैं प्रोग्राम लिखने को नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम लिख के लाना, ये सोच के आना कि अगर हमको ऐसे प्रिंट कराना है, मतलब हमको स्पेस प्रिंट कराना है कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे हमको स्टार प्रिंट कराना है, और जो ये 2D वाली जो लूप लगी हुई है 6, 7, 8, 9, सिर्फ इन्हीं 2 लूप से हमें ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है। जैसे एग्जैक्टली ये सेम काम हो रहा है वैसे ही एग्जैक्टली ये सेम काम होगा, बट यहाँ पे हमें स्टार प्रिंट कराने वाला स्टेटमेंट लिख देना, प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्टार। नेट की मदद ले लेना, जो भी ले लेना, हमको बस ये समझाना सर, एक कि ये तरीका है। स्टार कैसे प्रिंट होगा वाला पैटर्न, और बाकी पैटर्न सर, पे एक अलग से function- क्लास होगी। हाँ सर फंक्शन बना दे तो हो जाएगा। इतना फंक्शन पे कर लो यार, फंक्शन तो जरूरी है। एक फंक्शन बना दे, उसके बाद उसको प्रिंट स्टार जितना चाहे उतना कर सकते। कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो लाइन लिखी है इसी में तुमको 2-3 चेंजेस करने होंगे, अभी ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं क्योंकि पैटर्न की अलग से क्लास होगी, अंकित सर होगी तुम्हारे, तो होगी ही, ठीक है। तो बहरहाल 2D मैट्रिक्स में इतना ही था कि कैसे एलिमेंट हम लोग स्टोर करा सकते हैं। अब अगर इसको प्रिंट कराना हो, मान लो हमारी कोई 2D मैट्रिक्स है, अगर हम उसको प्रिंट कराना हो तो यही जो सेम स्टेटमेंट है लूप वाला यही चलेगा, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे प्रिंट एफ %d %d, और प्रिंट क्या कराना है हमको, ए आई के, तो ये हमारा प्रिंट भी होता चला जाएगा। नहीं समझे? पूरा प्रोग्राम लिख के बताएं क्या? बताइए। रिस्पॉन्स दोगी तभी हम लोग कुछ बता पाएंगे, वरना हम लोग भी कुछ नहीं बताएंगे। यस सर। तो ये प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट है, इसको हम लोग अलग अलग लूप में प्रिंट कराएंगे, और यहाँ से हम लोग बाहर आएगा, ये वाली लूप हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को फिर से काम आएगी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस वाली लूप के बाहर हमने लगा दी ये वाली लूप, ये जो ऊपर वाली लूप है ये हो रही है वैल्यू की इनपुट लेने के लिए, जो दूसरी वाली लूप हमने लगाई है ये होगी वैल्यूज़ हमारी प्रिंट कराने के लिए, जो भी हमारी लूप में वैल्यूज़ हैं, ठीक। तो बस ये यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हुआ और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक छोटा सा स्टेटमेंट प्रिंट एफ %d, और क्या प्रिंट कराना है, ए आई और जे, और इसके साथ साथ %d के साथ साथ हमको एक और चीज़ प्रिंट करानी है, क्या करानी है, स्पेस। तो स्पेस ऐसे ही दे देंगे या फिर प्लस कर दो, चलो ऐसे ही, ठीक है। और आगे लगा दे सेमीकोलन, जो भी अभी नहीं लगाया है, इसको फुल पेज कर लो, ठीक। अच्छा अब एक ये लाइन लिखेंगे, इसका मतलब समझाना ये हमने क्यों लिखी है, क्योंकि यार तुम लोग वही बता लोगे। सर रो को डिवाइड करने के लिए न्यू लाइन के लिए से रो फॉर्म होगी सर, जैसे एक रो खत्म होगी तो दूसरी खत्म होगी तीसरी। ये देखो मैट्रिक्स लिख रही है कि नहीं, प्रिंट दिख रही है इसमें। और क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि हमने वहाँ नोट पैड में लिखे थे, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ठीक है।
तो दूसरी वाली लूप कैसे काम करेगी? एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगी जैसे पहले वाली कर रही थी। पहले 0 0 चलेगी, फिर 0 1 चलेगी, फिर 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2, फिर 2 0 2 1 2 2। और यहाँ पे हमने %d के बाद स्पेस में लगाया है क्योंकि हमारे एलिमेंट्स के बीच में स्पेस रहना चाहिए। तो ये स्पेस भी प्रिंट हो रहा है। टर्मिनल खोल के बताओ। ठीक है, ये जो हमारा ये टर्मिनल है और ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक, तो ये जो हमने स्पेस यहाँ लगाया है, ये स्पेस देखो यहाँ पे जो स्पेस ये दिख रहा है 76 और 77 के बीच में, ये वाला स्पेस। अगर स्पेस नहीं लगाएंगे तो ये जो स्पेस है वो हट जाएगा यहाँ से। ये सब 70 ये लगेगा 7677 लिखा है। ठीक, फिर उसके बाद ये प्रिंटफ लगाने का फंक्शन है। जब हमने जे हमारी लूप जो जे वाली थी वो पहली बार चलेगी किस किस वैल्यूज़ के लिए? 0 1 और 2 के लिए। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? 76 77 78। लेकिन उसके बाद हमको क्या करनी है? लाइन चेंज करनी है। तो जैसे ही जे वाली लूप से बाहर आए, हमारी यहाँ पे क्या हमने एक लाइन चेंज वाला स्टेटमेंट लगा दिया कि इसके बाद लाइन चेंज कर दें। अगर हम इस स्टेटमेंट को हटा दें, अगर हम इस स्टेटमेंट को हमने इसको कर दिया कमेंट आउट, ठीक है, और ये हम कर रहे हैं टर्मिनल बंद और हम इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल कर रहे हैं। अब देखना है क्या है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे स्टेट लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। ये अभी भी है 2D मैट्रिक्स, याद रखना, क्योंकि ये जो इसकी इनर फंक्शनैलिटी है वो 2D मैट्रिक्स की तरह काम कर रही है, लेकिन जो ये प्रिंट हो रहा है वो 1D की तरह 1 डायमेंशन में प्रिंट हो रहा है। तो ये मत समझ लेना कि ये 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, क्योंकि पीछे का कोड हम लोगों को पता है किस तरीके से चल रहा है। 2 लूप लगी हुई हैं, हमने इसको एज अ 2D मैट्रिक्स इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया है, तो यह है 2D मैट्रिक्स। लेकिन जो इसका डिस्प्ले है वो 1D मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो ये 1D नहीं बन जाती किसी भी तरीके से। तो ये जो हमारा जो हमने लगाया था ये वाली लाइन, इसका पर्पज़ यही है कि इसको एज अ 2D मैट्रिक्स प्रिंट कराना है। इसको बच्चे जो करेंगे तो ये हमें दिखेगा इस फॉर्म में, जो कि हमारी 2D मैट्रिक्स। तो अब इसमें काफ़ी सारे ऑपरेशन दे सकता है जो बताए थे, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के सम वाले, और एलिमेंट्स को मतलब रो को स्वैप करने वाले, मतलब रो को कॉलम के साथ स्वैप कर दो, इस वाले कॉलम को मतलब कॉलम 0 को कॉलम 3 के साथ स्वैप कर दो। वही जो मैथ्स में ऑपरेशन होते हैं बेसिकली वैसे ही ऑपरेशन। तो उसके भी प्रोग्राम हो सकते हैं कि अभी एक एक्सरसाइज वाली शायद मिलेगी नहीं, तो प्रोग्राम लिखना नहीं समझ में आया तो पूछेंगे, पूछना। सर ये दोबारा से क्यों लिखा ये अलग आई और जे वाली लाइन? आई और जे वाली जो ये हमारी पहली वाली लूप थी, कौन सी वाली? जो 6 7 8 9 जो यहाँ तक चल रही है, देखो ये वाली फॉर हमारी यहाँ पे शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है? 7 से शुरू हो रही है और 14 पे ख़त्म हो रही है। तो ये जो हमारी ये वाली लूप है ये हो रही है 2D जो हमारी एरे है ए नाम की, उसमें वैल्यू इनपुट कराने के लिए। क्या कराने के लिए? इनपुट कराने के लिए। लेकिन अब हमको वैल्यू क्या करानी है? प्रिंट भी करानी है इनपुट कराने के बाद। तो उसके लिए हमको एक अलग से लूप चलानी पड़ेगी जो कि हमारी वैल्यू को प्रिंट कराएगी, क्योंकि अब यहाँ पे वैल्यू हमारी स्टोर हो चुकी है। देखो जैसे ही इस वाली लूप से एग्जिट करेंगे, जैसे ही हम ये आई वाली लूप है, जे वाली 3 बार चलेगी हर आई की सिंगल वैल्यू के लिए। तो ये हमारी टोटल लूप जैसे ही 9 बार चलेगी एग्जिट हो जाएगी, और एक ही 0 0 0 1 0 2 1 0 मतलब जितने भी एड्रेस हैं सब पे वैल्यू कुछ ना कुछ स्टोर हो जाएगी। तो फिर हम ये डबल लूप फिर से लगाएंगे जो कि वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट कराने के लिए हमारे कंसोल पे। तो ये फिर से लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा सर? डायरेक्ट प्रिंट कराने के लिए एलिमेंट्स को एक्सेस भी तो करना होता है। एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस किए बिना कैसे प्रिंट करा सकते हैं? तो अगर सिंगल 1D एरे होती है तो सिंगल लूप से एक्सेस करते हैं, लेकिन 2D एरे है तो हम डबल लूप से एक्सेस करेंगे। और जो पहली लूप होती है उसमें जो हम मतलब कंडीशन देते हैं वो देते हैं रो नंबर के अकॉर्डिंग। हमारी 3 रो थी तो हमने 3 वाली कंडीशन दी है, और दूसरी लूप जो होती है उसमें कंडीशन देते हैं हम लोग कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग। देखो इसमें मतलब हमारी 3 बाय 3 की लूप थी, अगर 3 बाय 4 की लूप होती तो रो में 3 आता और कॉलम वाले में जो मतलब जे वाला है वो 4 होता। मतलब आई हमारा कॉलम है, जे हमारा आई हमारी रो है, जे हमारा कॉलम है। ठीक है, अब बताओ किसी को। आपने जैसे 2 बार हम्म, आपने 2 बार आई जे वाली मतलब फॉर लूप लगाया है, आप ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट पहले वाले लूप में भी तो आप प्रिंट कर सकते थे।
कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों की कंफ्यूजन से बचाने के लिए, क्योंकि अगर पहले वाले में करेंगे तो देखो क्या क्या दिक्कत हो रही है। हम यहीं पे वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम यहीं पे उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी प्रैक्टिस है वो यही है कि तुम इसको अलग से लूप में प्रिंट कर दो। मान लो इसमें यहाँ पे कुछ और भी काम हो रहा होता, मतलब इस वाली लाइन के बाद हम कुछ और भी कर रहे होते, तब तो प्रिंटअप में दिक्कत आ जाती है ना प्रिंटिंग में। तो इसीलिए दोबारा से लिख दो, कॉपी पेस्ट ही तो करना और प्रिंटअप का स्टेटमेंट लगाना है, ज़्यादा सही है। ओके सर। डाउट तो किसी को पूछो। 2D एरे में इतना ही है, और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो खुद से करना, तभी समझ में आएगा। और 2D एरे मेमोरी में कैसे स्टोर होती है वो शायद हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, टॉपिक होगा शायद। सर सर सी लैंग्वेज में स्कैनियफ और C++ में सीन दोनों का एक ही वर्क है ना? लेकिन दोनों में अंतर यह है कि शायद सी इन है जो, बताइए। सर वॉइस नहीं है। सर वॉइस नहीं है। हेलो, यस सर। अब आ रही है? यस सर। हाँ, डिफरेंस यही है कि जो हमारा सी इन होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो एक फंक्शन नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तब बताया जाएगा, अभी बता देंगे उसको, तो सी के साथ कंफ्यूज हो जाओगे। तो सी में ऑब्जेक्ट का मतलब मेजर रोल नहीं होता है, होता ही नहीं है, क्योंकि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इनको ऊप्स बोला जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है तो वो जो सी इन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो स्कैनफ होता है हमारा वो फंक्शन होता है। स्कैनफ हमारा फंक्शन होता है, ये डिफरेंस होता है। सर हाँ, हेलो सर, जो रिटर्न ज़ीरो हम लिखते हैं तो उसमें जो ज़ीरो होता है वो हमारा सक्सेस को दिखाता है, और सर नॉन ज़ीरो हम लिखेंगे तो क्या वो फेलियर को दिखाएगा? ज़ीरो एज अ सक्सेस का कॉन्सेप्ट तब आता है जब तुमने कंडीशन दे दी हो कि जब अगर हमारा ज़ीरो आ रहा है तभी सक्सेस मानी जाएगी हमारी। हम जब वो रिटर्न ज़ीरो इस वाले फंक्शन में लिखते हैं ना, जैसे हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है इंट में, हम यहाँ पे रिटर्न के साथ हम कोई भी इंटीजर रिटर्न करा दें, वो हमारा सक्सेस को ही दिखाता है, हमारा मेन जो है वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद हम वहाँ से रिटर्न हो चुके हैं। क्योंकि हमको एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न क्या करना है, एक इंटीजर रिटर्न करना है, चाहे वो जो भी हो, ज़ीरो हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एक इंटीजर होना चाहिए कोई भी। अगर हमने कंडीशन दे दी कि अगर ज़ीरो रिटर्न हो रहा है तभी हमारा जो सक्सेस है, तब जो हमारा ज़ीरो है वो सक्सेस को डिनोट करेगा, अदरवाइज कोई इसमें नेसेसिटी नहीं है कि ज़ीरो ही होना चाहिए। सर सुधीर सर कह रहे थे कि यदि रिटर्न नेगेटिव में हम देते हैं कोई नंबर तो हमारा फेलियर शो करेगा, और यदि ज़ीरो या पॉजिटिव होगा तो वो एक प्रोग्रामिंग नॉर्म होता है। जैसे प्रोग्राम हम लोग करेंगे जैसे फंक्शंस वाले, कि फंक्शन में जब हम लोग फंक्शन से हमें मान लो दो तरीके के आउटपुट चाहिए, कि अगर ऐसा हो तो ऐसा आउटपुट आए और दूसरी कंडीशन हो तो दूसरे तरीके का आउटपुट आए। तो अगर हमारा फंक्शन हमने अपने फंक्शन में स्पेसिफाई कर दिया कि अगर हमारा टास्क सक्सेस हो तो ज़ीरो रिटर्न कर दो या फिर जो भी रिटर्न कर दो, और अगर ना हो तो नेगेटिव रिटर्न कर दो। मतलब ये प्रोग्रामिंग एक नॉर्म होता है, मतलब प्रोग्रामर इसको फॉलो करते हैं कि अगर हमारा टास्क ना चल रहा हो तो नेगेटिव में कुछ भी नंबर रिटर्न कर दो। जैसे स्टैक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो उसमें -999 रिटर्न कर देते हैं, मतलब जावा में तो हमने पढ़ा था तो उसमें -999 रिटर्न कर देते हैं कि अगर स्टैक हमारा भर चुका है पूरा, मतलब हमारा जो काम है वो सक्सेस नहीं हुआ है, तो हमने नेगेटिव नंबर को रिटर्न कर दिया। फिर हम मेन फंक्शन में आके चेक करेंगे कि हमें वैल्यू ज़ीरो मिली है या नेगेटिव नंबर मिली है। अगर नेगेटिव नंबर मिली है तो मतलब फेलियर है, और अगर हमको वैल्यू ज़ीरो मिल रही है तो मतलब सक्सेस है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे बात करें, जो हमारा इंट मेन है और यहाँ पे रिटर्न के साथ कुछ भी लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने किसी और फंक्शन में ये इनिशियलाइज कर दिया कि अगर ज़ीरो है तभी सक्सेस है और अगर नेगेटिव है तो फेलियर है, तब हमको वहाँ पे उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली रिटर्न करना पड़ेगा।
वो मतलब उस पर डिपेंड करता है। सर सही बोल रहा है, सर कोई वो नहीं बोल रहे, सर सही बोल रहा है कि नेगेटिव जो होगा हमारा फेलियर को वो करता है इग्नोर। तो उस कंडीशन में करेगा जब हम उसको पहले से उसमें से हम डिनोट कर रहे हैं कि अगर हमारा नेगेटिव रिटर्न आ रहा है तो मतलब फेलियर है, और कुछ और रिटर्न आ रहा है तो मतलब हमारा सक्सेस है। वो भी प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? पहले से मतलब उसे डिफाइन करके बताना होगा। हाँ, अभी जब फंक्शन बनाओगी प्रोग्राम में, कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जिसमें कह देंगे कि फंक्शन मतलब डायरेक्ट काम ना करे, फंक्शन बना उस पर काम करो, और उस फंक्शन में मान लो तुम्हें 2 तरीके की कंडीशन आ जाए और तुम्हें उस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करानी है, तो तुम मतलब 2 तरीके की कंडीशन है तो 2 तरीके का आउटपुट भी होंगे। अब तुम्हें मेन को बताना होगा कि अगर हमारा सक्सेस है तो फंक्शन हमारा 0 रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करता है, मतलब फंक्शन ही तो हमारा कुछ रिटर्न करता है। तो तुम्हें मेन को बताना पड़ेगा कि अगर 0 आ रहा है तो हमारा फंक्शन ये रिटर्न करेगा, मतलब सक्सेस रिटर्न करेगा, और अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो हमारा फंक्शन सक्सेस नहीं हुआ। ओके लूप का जो कि हमारी 2D में अभी यूज हुआ था, जो दिखाया था। क्या था दिन पहले लगा था। यस अभी नोट पैड पे क्या बता रहे थे बारे में, चलो क्या कर देते हैं। तो हमारा भाई इनिशियलाइजेशन, फिर हम लोग पूछेंगे पहली लूप में मतलब पहली कंडीशन में अगर वो ट्रू होती है तो हम लोग दूसरी कंडीशन पे चले जाएंगे, मतलब जो उस लूप के अंदर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस पर। अब इसमें लूप के अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दूसरी लूप है, तो हम लोग उस लूप के अंदर भी घुस जाएंगे, फिर उसके अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो चलेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, अगर फॉल्स होता है तो जो दूसरी वाली लूप है वो एंड हो जाएगी, फिर से हम लोग पहली वाली लूप पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी दूसरी वाली लूप है वो टर्मिनेट हो चुकी है, और दूसरी वाली लूप किसके अंदर है, हमारी पहली वाली लूप के अंदर। तो मतलब अंदर वाली स्टेटमेंट हमारे चल चुके हैं, टर्मिनेट हो चुके हैं, जो भी होना था। अब फिर से हमारा प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो पहली वाली लूप पे चला जाएगा, फिर पहली वाली लूप में जाके फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। मतलब पहले तुम्हारा एग्जीक्यूशन होगा उस लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ है, फॉर लूप की बात कर रहा हूँ मैं, उस लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ है पहले वो होगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन होगा जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले कंडीशन चेक होगी ट्रू फॉल्स, फिर उसके बाद जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो होगा, फिर उसके बाद देखो ये एरो घूम के आया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, कंडीशन से नहीं निकल रहे हैं एरो की डायरेक्शन देखो, दिख रही है। मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी हमारी, कंडीशन चेक होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कंडीशन चेक होने के बाद हमारे लूप के अंदर का स्टेटमेंट चल रहा है, फिर स्टेटमेंट चलने के बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिर कंडीशन चलेगी। तो ये मतलब फ्लो वर्क होता है पूरा। और इसको अगर समझना है अच्छे से तो कंप्यूटर में प्रोग्राम से ज़्यादा अच्छा है, जैसे मैंने बताया था ना कि आई की वैल्यू के लिए 0, फिर आई की वैल्यू मतलब उसके लिए जे की वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी, फिर जे की वैल्यू 1 2 3, फिर आई की वैल्यू 1 तो उसके लिए जे की वैल्यू 0 1 2, ऐसे करके मतलब ड्राइव वर्क करो, मतलब थोड़ा सा पेपर पेन पे लिखो उसको कि लूप हमारी किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से काम करेगी, तब एक ही बार में समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम देख के नहीं समझ में आएगा उतना, एक बार पेपर पेन निकालो उसमें।